Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म या फिर रैखिक बहुपद का युग्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसे आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। दो वेरिएबल कहने का मतलब कि आपको पता है कि वेरिएबल जो होता है आपका कि ABCD का जो कोई भी अक्षर होता है यानी अल्फ़ाबेट, जैसे कि X हुआ, Y हुआ, Z हुआ या फिर ABCD एक्सेट्रा वगैरह जो भी होता है आपका, इसको हमको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वहीं पे अगर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है आपका? कोई नंबर होता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 1/2 समथिंग समथिंग, कुछ भी जो भी कुछ नंबर है आपका, ये क्या है? कांस्टेंट पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पेयर, यानी कि जोड़ा चाहिए, यानी कि दो होना चाहिए। क्या? रैखिक इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब कि जो कोई भी आपका वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा यानी घात, वो क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए सिर्फ x के पावर 1 है तो y के पावर भी 1 है, यानी कि सिर्फ x y का जिक्र करेगा। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स कहने का मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स होगा। हो सकता है आपका एक्स वाई हो सकता है आपका ए बी हो, जैसे किस तरह से हो सकता है आपका कि 2a + 3b ऐसे करके, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2p + 2q, या फिर और भी कुछ हो सकता है 2r + ऐसे। आपका दो वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें टू वेरिएबल का बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको कि 2x - 1 = -1 और 3x + 2y = 9। ये आपका दो इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका ये वाला है और दूसरा इक्वेशन आपका ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा गया है कुछ मान। तो ऐसा ही कुछ है हम लोग का चैप्टर में पढ़ना। कुछ और बातें जानते हैं कि होता क्या है ये। देखिए, क्या आप जानते हैं कि समीकरण जिसको ax + by + c, ये जो आपका है कि दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जो होता है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, का व्यापक रूप जो होता है यही होता है आपका ax प्लस में by और प्लस में c = 0 होता है। ठीक है, व्यापक रूप को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग जेनरल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें आपको ये टिक करना होगा कि ax + by प्लस में c, जहाँ पे a, b और c क्या है? तो a, b, c क्या है? आपका कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब है आपका कोई रियल नंबर है। ठीक है, और a और b दोनों क्या होंगे? शून्य नहीं होंगे। अगर शून्य होंगे ये, तो शून्य होंगे तो आप 0 × x तो इधर पूरा 0 हो जाएगा, अगर 0 × y तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी वेरिएबल खत्म ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ये शून्य नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखा होगा कि दो चरों x एंड y, यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है आपका? x है और एक y है, एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर ऐसा कुछ है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए जो फॉर्मेट है आपका, जिसमें पहला इक्वेशन है आपका दे रखा कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 0 इक्वल के बराबर है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये आपका 0 के बराबर। दो इक्वेशन दे रखे हैं। इसमें आपका a1 b1 c1 यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है? आपकी वास्तविक संख्या, यानी कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ आगे बात समझते हैं। देखिए यहाँ पे कि एक ही तल में दो रेखाएं, अगर कोई ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, किसी भी प्लेन को हम लोग निर्धारित करते हैं तो एक आपका x कोऑर्डिनेट और एक आपका y कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे x डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तल में अगर कोई दो रेखाएं खींचेंगे, कोई भी दो रेखाएं खींच लीजिए, या तो ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, या फिर कैसे भी खींच लीजिए। अगर आप खींचते हैं तो आपको क्या आता है कि 3 संभव परिणाम आपके सामने आते हैं। ठीक है, 3 संभव परिणाम में आपका जो परिणाम है पहला, ये हो सकता है आपका कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती होंगी। दोनों रेखाएं क्या करती होंगी? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती होंगी। उसके बाद क्या है
कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती होंगी। नहीं करने का मतलब क्या होगा, वे आपस में समांतर होगी। जब कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो आपस में क्या होगा, वो पैरेलल होगा। समांतर का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरेलल, और प्रतिच्छेदित को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करना, ठीक है। या फिर दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती यानी कॉन्करेंट हो, कॉन्करेंट हो आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब प्रतिच्छेदित होगा डेट मीन्स आपका एक रेखा यहाँ पे गया एक लाइन, ये आपका लाइन 1 है और ये आपका लाइन 2 है, आपस में दोनों क्या करता है, एक ही पॉइंट पे क्रॉस करता है यहाँ पे, यानी कि एक ही बिंदु पे क्रॉस करता है। ये आपका प्रॉपर्टी है इसका, ये ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती। जब प्रतिच्छेदित नहीं करती तो आपको देख लो यहाँ पे कि आपका L1 लाइन होगा, ये आपका L2 लाइन है। जैसे कि आपका रेलवे का पटरी जो होता है आपका, जैसे कि आप रेलवे लाइन ले सकते हो, रेलवे लाइन आप देखोगे कभी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, दोनों क्या होता है, निरंतर आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल क्या है आपका L2, L1 पैरेलल L2 है आपका दे रखा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और तीसरी में क्या है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर संपाती, यानी कि एक रेखा ऐसे गया और कोई दूसरा इक्वेशन का जब रेखा खींचेगा तो वो भी क्या होगा, इसी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है, इसी के ऊपर लेटा हुआ होगा। तो क्या होगा कि ये आपका संपाती कहलाता है, ठीक है। संपाती हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलाइट। तो आपका यही 3 कंडीशन आता है, चाहे आप कैसा भी लाइन खींच लीजिए दो रेखा से, आपका यही 3 कंडीशन आएगा। तीनों कंडीशन में क्या होता है कि आगे के चैप्टर में को पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ यहाँ भी बता देता हूँ आपको कि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसमें आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा। ये क्या होगा, इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। जब पैरेलल होंगे लाइन तो इसमें क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। जबकि जब संपाती होता है, एक दूसरे पर कॉन्करेंट होता है, तो यह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलता है, यानी कि एक से अधिक मिलता है, अनंत, ठीक है, एक से बहुत अधिक मिलता है, अनंत। तो यही चीज ना आपका जो है समझाना था मुझे। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन डिफिनीशन में दिखा देता हूँ, आप इसको लिख लो, इसे आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus में c equal to 0, here a b and c are the real number where a and b are not both 0, यानी दोनों क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपका एग्जांपल है कुछ 2x plus 3y minus 9 equal to 0 is a linear equation where 2 variables become because 2 and 3 and minus 9 are the real number, ठीक है, where a b are not equal to 0, ये आपका 0 के बराबर नहीं है, 2 and 3 and minus 9 क्या है, आपका रियल नंबर है। आगे देखिए कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन फॉर ए लिनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये कब सोल्यूशन पॉसिबल है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्करेंट लाइन होगा तब। द ग्राफ फॉर एवरी लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी वेरिएबल का आप लीजिए लिनियर इक्वेशन, जब इसका आप ग्राफ खींचिएगा तो जरूर क्या होगा, आपका कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे जैसा भी स्ट्रेट लाइन हो, कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो। ऐसा नहीं कि वो कर्व इस तरह से जाएगा, ये नहीं होगा कभी, ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, चलिए आज का जो हमारा एक्सरसाइज है उससे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, यानी कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बता रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल रूप यानी कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको व्यक्त करना है। एक चीज और ध्यान ले दीजिए कि एनसीईआरटी से हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपका ये हिंदी एडिशन का है, ठीक है, हिंदी एडिशन का है। इसमें जब बस क्वेश्चन जो आपका है इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, हिंदी का लीजिए या फिर आप इंग्लिश का ले लीजिए, आपको क्वेश्चन क्या होगा, नंबरिंग वाइज सेम टू सेम रहेगा, आंसर भी सेम टू सेम रहेगा, नंबर भी सारे के सारे सेम टू सेम रहेंगे। यहाँ पे बस आपका इंग्लिश में दे रखा है और अंग्रेजी माध्यम वाले बुक में क्या होगा, उसमें इंग्लिश में यही चीज लिख रखा होगा, ठीक है, कि आफ्ताब सन्स आफ्ताब डॉटर सीज डैट हिज द 7 वगैरह वगैरह जो भी आपका दे रखा होगा ऐसे दे रखा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का दोनों सेम होगा, सोल्यूशन दोनों का सेम होगा। ऐसा नहीं आप लोग समझो कि हाँ ये मेरा हिंदी में है तो इंग्लिश वाले बच्चे नहीं बना सकते, इंग्लिश में है तो हिंदी वाले बच्चे नहीं बना सकते। ये आपका एनसीईआरटी है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। दोनों में क्वेश्चन क्या होगा, सेम ही होंगे, उसका आंसर भी सेम ही होगा, जो नंबरिंग होगा क्वेश्चन में दे रखा डाटा वो भी बिल्कुल फैक्ट सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करते हैं, क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है,
आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं उससे 7 गुनी थी। तो यहाँ पे आफ्ताब का बात है और आफ्ताब की पुत्री का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप एक जगह आफ्ताब की आयु, और एक जगह मान लीजिए आप इसकी पुत्री की आयु। ओके, यहाँ पे मान लीजिए आफ्ताब का उम्र x वर्ष और इसकी पुत्री की जो आयु है इससे मान लीजिए आप y वर्ष, यानी कि y ईयर, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इसमें, ये जो आपका है ये वर्तमान है, यानी कि प्रेजेंट उम्र है, आपका प्रेजेंट है। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब पहले, पहले को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर, यानी कि पहले। आज जो आपका उम्र है इससे पहले क्या था। तो अगर आज 7 वर्ष पूर्व की बात किया है तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का जो उम्र होगा वो क्या होगा, आफ्ताब की आयु जो होगी, अगर आज इसका x वर्ष है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट एज है, आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज अगर 7 वर्ष है तो इससे पहले 7 वर्ष पहले क्या होगा, आपका -7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 7 ईयर्स हो जाएगा। उसी प्रकार जब आज पिताजी का उम्र 7 वर्ष पहले गया, यानी आफ्ताब का जब उम्र 7 वर्ष पहले गया है, तो उसके जो बेटी है यानी पुत्री है उसका भी उम्र तो 7 वर्ष माइनस हो जाएगा। तो 7 वर्ष पहले इसका उम्र क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -7, y -7 ईयर्स, इतना, ठीक है। अब चलिए, अब आगे इसमें क्या कह रखा है, आगे इसमें कहा है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या था कि 7 गुना था, यानी कि आफ्ताब जो था, यहाँ पे आफ्ताब का जो उम्र था, ठीक है, और इसकी जो पुत्री की उम्र थी, इससे ये क्या था, ये जो था आपका 7 गुना ज़्यादा था। अगर ये 7 गुना ज़्यादा था तो मैं क्या करूँगा, 7 अपोजिट में इसको दे दूंगा, अपोजिट में मैं क्या करूँगा, 7 गुना मैं इधर कर दूंगा, ये बैलेंस होने के लिए, ताकि ये इक्वल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 21 रुपये है और तुम्हारे पास क्या है 3 रुपये हैं, और ये क्या हुआ कि मैं तुमसे कितना गुना हूँ, 7 गुना ज़्यादा मेरे तुम्हारे से मेरे पास पैसा है। तो अगर मैं आपस में इक्वल करना चाहूँ एक दूसरे को, तो क्या करूँगा कि 7 गुना जो ज़्यादा है मैं आपको ही 7 गुना दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 21 तो पहले से था और 7 किया 21 फिर बाद में आ जाएगा, तब तो ये इक्वल हो जाएगा ना। इसी कंडीशन के आधार पे मैंने क्या किया कि आफ्ताब का जो उम्र था, ठीक है, वो अपनी पुत्री से उम्र का कितना गुना था, तो 7 गुना ज़्यादा था, इसलिए मैंने क्या किया कि अपोजिट साइड में आफ्ताब ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसकी बेटी में 7 गुना ज़्यादा कर दिया। अब बस इसी को सॉल्व करना है, इक्वेशन आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x - 7 का 7 = 7y, और ये माइनस का 7 × 49, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लाना है, आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका 7y इधर है तो आपका इधर चला जाएगा, तो माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 7 पहले से था, और ये माइनस का 49 जो है जब आप इधर लाइएगा तो आपका प्लस का 49 भी हो जाएगा, = 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि x - 7y और ये -7 प्लस में 49, ये हो जाएगा प्लस का 42 = 0। आप इसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इतना। अगर ये इक्वेशन हो गया तो आप चाहो तो इसका ग्राफ यहीं पे खींच सकते हो, नहीं तो एक दूसरा इक्वेशन है उसे भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा इक्वेशन को भी यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या दे रखा था कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 3, बाद का मतलब होता क्या आता है, आफ्टर, यानी कि आज जितना उम्र है उससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे कि आफ्ताब का उम्र था x वर्ष, इसकी पुत्री की उम्र थी y वर्ष। 3 वर्ष ज़्यादा का मतलब अगर इसमें आपका 3 वर्ष ऐड होगा, यानी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, इसकी उम्र में इंक्रीमेंट होगा, तो बेटी की उम्र भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। बेटी थोड़ी ना रहेगी बैठी हुई, उसका भी उम्र में क्या होगा, 3 वर्ष इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्या होता है कि मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊँगा, यानी कि अब क्या है कि ये जो इसका है ये मात्र 3 गुना ही हो पाता है, यानी कि सिर्फ 3 गुना ही है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई इधर ही कर देंगे, यानी 3 गुने मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपस में क्या होगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए कि x + 3 का 3, ये आपका 3y, और ये आपका 3 तिहाई का 9 चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए x माइनस का 3y, ये प्लस का 3 यहाँ पे है, और ये माइनस का 9 इधर चला आएगा, = 0। डैट मीन्स x माइनस में 3y और ये माइनस का 6 = 0। ये आपका इक्वेशन बन गया सेकेंड। अब बस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के द्वारा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है।
ये जो हमारा है अलजेब्रिक रूप में आ चुका है, यानी बीजगणितीय रूप में आ चुका है दोनों इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, ग्राफिकल रूप में दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफिकल रूप दिखाने से पहले इसका ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा। ये जो आपका इक्वेशन है इसका आप ग्राफ खींचेंगे। ये आपका बीजगणितीय तो आ चुका है, अब मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बॉक्स खींच लेता हूँ। ये आपका बॉक्स हो जाएगा जिसमें मैं एक्स और वाई का वैल्यू फिट करूँगा समीकरण 1 के लिए। ठीक है, और सेकेंड ग्राफ मैं खींचूंगा इसके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कि अब क्या होगा कि मैं क्या करता हूँ कि जो समीकरण 1 है, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसके लिए अगर आप देखो तो x का क्या मान लिख सकते हो आप, x का मान लिख सकते हो x इक्वल टू यहाँ पे कि x इक्वल टू ये 42 इधर है और ये माइनस का 7 है, तो जब बराबर के बाद उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7y और ये प्लस का 42 माइनस का 42 हो जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखिए y के जगह पे ऐसा कुछ मान रखिए जिसके लिए कि x का एक निकटतम मान आ जाए, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा मान नहीं आए, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मान आ जाए, जिसे आप आराम से इजीली ग्राफ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो x का मान मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 6। अगर x का मान मैं 6 लूँगा, सॉरी y का मान जब मैं 6 लूँगा तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 42 में से 42 गया तो 0, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपको उस टाइम 0। ठीक है, अब देखिए फिर से अगर मैं y का मान 6 लेता हूँ, 6 तो मैं ले लिया हूँ, 5 लेता हूँ, तो y का मान 5, तो 7 पचे 45, जब मैं 5 लूँगा यहाँ पे y के जगह पे 5, तो यहाँ पे 7 पचे 35, 35 में से हो गया आपका 42 घटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 7। और इसी प्रकार आगे भी मान लेंगे हम लोग। y का मान अगर आप यहाँ पे लीजिए 5 तो हो गया, अब आप 4 ले लीजिए। ठीक है, तो 7 चौक 28 और ये आपका माइनस में आएगा यहाँ पे, और 28 में से 42 गया, यह आपका 14 माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, और एक और मान लीजिए कोई सा, जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे ले सकते हैं आप 3 ले लीजिए। ठीक है, जब आप 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 या 21, और 21 में से 42 जाएगा तो माइनस का 21 बचेगा। ठीक है, सबका मान ठीक है, ये 28। ठीक है ना, अब चलिए अब इसके लिए मान पुट करते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे x का मान निकालिएगा, x इक्वल टू, तो क्या होगा आपका, ये दोनों आपका माइनस माइनस में दे रखा है तो इस तरफ जाएगा, तो ये आपका प्लस का 3y और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका भी 4 मान लेते हैं। मिनिमम आपको 2 वैल्यू लेके चलना है मिनिमम, मैक्सिमम आप खुद से जितना ले लो, मैं अभी 4 ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये आपका x वैल्यू और ये आपका y। अगर आप y के जगह पे 0 पुट करते हो तो 0 मल्टीप्लाई विथ 3, ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा, तो x के लिए क्या बचेगा, ये आपका 6 बचेगा इस टाइम। अगर y के जगह पे आप माइनस का 2 लोगे, माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, गुना करिएगा 3 से तो माइनस का 6, माइनस 6 और प्लस 6 ये भी आपका 0 हो जाएगा। जब y के जगह पे आप माइनस का 1 लेते हो, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लीजिएगा तो माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस 6 तो हो जाएगा प्लस का 3, यानी x का मान हो जाएगा आपका 3। और एक और कोई मान लीजिए आप जो नज़दीक हो इसके, आप यहाँ पे ले लीजिए माइनस का 3। ठीक है, जब माइनस का 3 लीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस 6, ये आपका माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग ना, एक और मान इसमें रख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका आंसर मिल जाए। देखिए एक क्या मान रखते हैं इसमें हम, y के जगह पे क्या रख लेते हैं, यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ। ठीक है, y के जगह पर 12 रखोगे तो 12 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 84, 84 में माइनस 42 करोगे तो आपका ये 42 ही आएगा। इसी प्रकार जब इसमें एक वैल्यू और पुट करोगे एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे भी वही मान रखो कि अगर y के जगह पे 12 पुट करते हो, y के जगह पे अगर 12 पुट करते हो तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई विथ 3, 36, 36 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 42। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है।
एक लाइन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए आप, कहीं पे मिडिल में, यहाँ से लेते हैं लाइन। चलिए, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ खींचा है। ये आपका हो गया y, इधर वाला जो होगा आपका राइट साइड, ये आपका x एक्स हो गया, और इधर का हो जाएगा आपका x डैश हो जाएगा, यानी कि x का नेगेटिव वैल्यू इधर आएगा। उसी प्रकार जब नीचे जाएगा वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे होगा आपका y डैश, ठीक है, यानी y का नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा आपका। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पर डाटा दे रखा है, पहले आप उसे एनालिसिस कर लीजिए कि x में जो आपका पॉजिटिव डाटा है वो कितने तक है। तो x में जो भी पॉजिटिव है, एक तो आपका यहाँ पर 42 है, 6 है, 3 है, ठीक है। तो ये गैपिंग कितने कितने का है, ये आपका 3 का गैपिंग के लगभग में आ रहा है आपका। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे ले लो 3 के गैपिंग पे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका 3, 6, यहाँ पे 3, ये आपका 6, ये आपका 9, 12, 15, 18, और इस तरह से आगे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने एक्स अक्ष का जो डाटा है, पॉजिटिव और निगेटिव डाटा दोनों को क्या किया है, 7 के इंटरवल पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि 7 के इंटरवल पे ज़्यादा हमें यहाँ पे वैल्यू था। देखिएगा आप यहाँ पे कि आपका यहाँ पे भी मुझे क्या आया, 7 आया, यहाँ पे 14 आया, ये आपका 21 है, ये आपका 42, सारे के सारे क्या है, 7 के मल्टीपल है, और यहाँ पे भी 7 के लगभग में, ये दोनों को हम लोग अप्रॉक्स में मान सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जो आपका वाई एक्स का डाटा है वो आपका 2, 1, 3 है, और यहाँ भी उसी तरह से, तो आप यहाँ पे एक एक के गैपिंग में ले सकते हो। तो पॉजिटिव डाटा क्या है आपका, पॉजिटिव में आपका 12 तक गया है, जबकि निगेटिव में सिर्फ -2 तक, -3 तक मैक्सिमम गया है। तो पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, 2 के गैपिंग पे हम लोग लिख लेते हैं 12 तक। तो यहाँ पे आपका 2 लिख लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाएगा y के लिए, ये आपका 4 गया, 6, 8, 10, और आपका लास्ट में 12। ओके, अब देखिए जो आपका y का निगेटिव डाटा है उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हम 3 लेते हैं माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे 4 जाएगा। कोई बात, मुझे 3 तक ही चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जब x का मान, जो पहला ग्राफ खींचते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए इसके लिए समीकरण बनाते हैं कि x का मान 0 है और y का मान क्या है आपका 6 है। तो x का मान 0, ये जो आपका कोऑर्डिनेट होता है इसे बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 0 और 6 है, तो x के लिए 0 तो आपका यहीं पे आएगा, और y के लिए 7, तो y के लिए 7 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो आपका 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, और 8 यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे कहीं पे 7 होगा, तो आपका एक ग्राफ तो यहीं पे बन गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी 0,6 है आपका, तो हमें 7 नहीं 6 पे ही जाना है, 0,7 है ना। तो x का 0 और y, x का 0 y का 6, तो ये डाटा यहीं पे आएगा, इसका हो जाएगा 0,6। x अक्ष को हम लोग पहले लिखते हैं, तो x अक्ष का वैल्यू 0 था, y अक्ष को बाद में, तो y अक्ष का 6 है। अब देखिए x के लिए -7, तो x के लिए -7 आपका यहाँ पे है दे रखा, और y के लिए क्या है आपका +5, तो +5 यहाँ पे है, तो 6 और 4 के बीच में आपका 5 होगा, और इसे जब खींचिएगा ऐसे, और ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कहीं पे यहाँ पे आके आपको मिलेगा, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, -7 और 5, ठीक है। थर्ड देखिए -14 और 4 है, तो -14 आपका यहाँ पे जाएगा, और 4 आपका ये वाला डाटा गया यहाँ पे, तो ये चीज़ को यहाँ पे आ जाएगा आपका डाटा, और ये चीज़ आप यहाँ पर कर दीजिए, कितना आ गया, -14,4, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 21 और 3 है, तो 3 इन दोनों के बीच में होगा आपका कहीं पे,
यहाँ पे ये आपका 3 जाएगा, तो इसके बीच में यहाँ पे से निकलेगा और 21 यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे आकर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये डाटा क्या होगा आपका माइनस का 21 कॉमा 3, और लास्ट वन आपका है 42 और 12। तो 12 आपका पॉजिटिव में यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए, और 42 आपका यहाँ पे है। ये चीज़ आपका ऊपर जाएगा ऐसे, इस तरह से यहाँ पे, और आपका कहीं पे यहाँ पे आके मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका एक्स का जो वैल्यू है 42, तो 42 आपका पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा, ये आपका नेगेटिव नहीं जाएगा, ये आपका पॉजिटिव ही जाएगा, यानी कि इस तरफ नहीं आएगा, आपको इस तरफ आएगा। यहाँ पे आपका आएगा ये चीज़ इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये डाटा आपका इस तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव तरफ ही जाता है। ये आपका 42 के पास यहाँ से गिरेगा, और ये चीज़ आपका यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 42, 12। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए इन बिंदुओं को मिलाते हुए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मिलाने का, तो आप देखिएगा तो शायद ये मिल जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ पाए होंगे कि आप जब परफेक्ट ग्राफ पे बनाइएगा तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, जब ये मिलेगा तो ये लाइन का इक्वेशन जो है, किस लाइन का इक्वेशन था, ये आपका इक्वेशन बना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका इक्वेशन बना है। देखिएगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का है, यानी ये वाला है। तो x माइनस 7y और प्लस का 42 इक्वल टू ये 0 इक्वेशन का ये ग्राफ है, यानी लाइनिंग गया है। अब चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसका ग्राफ। ये आपका देखिए 6 0 है, तो 6 0 कहाँ पे आएगा, x का मान 6, तो x अक्ष पे 7 यहाँ पे है, तो 6 इसके जस्ट पास में होगा, यहाँ पे आपका 6 हो गया। y के लिए 0, तो y के लिए 0 इसी ग्राफ पे आएगा, यानी कि ये आपका यहीं पे आएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं 6,0। ओके, दूसरा देखिए 0,0 है और y का मान क्या है -2, तो x का मान 0 यहीं पे जाएगा, जबकि y का मान -2 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये आपका -2 यहाँ पे था, तो ये आपका यहाँ पे गया ये वाला डाटा। ठीक है, ये होगा आपका 0, -2। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड में क्या है आपका 3, -1 है, तो 3 प्लस का, तो 3 प्लस कहाँ पे जाएगा आपका, इसी के आसपास होगा कहीं पे, ये 7 और इसके बीच में वाले थे 3 हम लोगों का यहाँ पे है 3। ठीक है, और -1 आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो -1 हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, यानी इसी के बीच में ये लाइनिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे का क्या डाटा है आपका -3 और -3, तो -3 और -3 कहाँ पे जाएगा, -3 आपका यहाँ पे आएगा बीच में, और 3 आपका यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहीं मिलेगा, x का माइनस और y का माइनस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका एक बचा यहाँ पे 12 और 42, तो 12 और 42 भी यहीं पे होगा इसके लिए भी। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ खींचते हैं। जब ग्राफ खींचिएगा इसके लिए, तो आप यहाँ पे देखिए कि इन तीनों डाटा को मिलाते हुए, इन तीनों चारों और एक यहाँ पे पांचों डाटा को मिलाएगा ये डाटा। तो यहाँ पे खींचते हैं हम लोग ऐसे ग्राफ, ताकि बिल्कुल इससे मैच करता हुआ आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, चलिए ये ठीक है आपका, ये इसको यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर ना मैच करते हुए जाएगा। जब ग्राफ पेपर खींचेगा ये बिल्कुल टच करते हुए जाएगा। लेकिन क्रॉस कहाँ किया, क्रॉस किया आपका 42 और 12 पे, तो 40 यहाँ से जब लंब खींचिएगा ऐसे, तो जहाँ पे ये गिरेगा 90 डिग्री के एंगल पे जहाँ पे गिरेगा, तो ये आपका x का मान देगा, यानी 42 पे गिरा, डेट मीन्स x का मान क्या हो गया आपका 42, और यहाँ से खींचिएगा इस तरफ पर y एक्स पर लंब डालिएगा ऐसे, तो आपका जाएगा 12 पे, यानी कि y का मान क्या हो गया आपका 12। तो x हम किससे माने थे, x माने थे आफ्ताब की उम्र, और y माने थे उसकी पुत्री की उम्र का, यानी कि x जो हुआ आफ्ताब का उम्र क्या हो गया आपका 42 वर्ष, और उसकी पुत्री जो थी यानी कि y, इसका क्या हो गया 12 वर्ष। ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में
3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने क्या किया कि एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद और खरीद ली, जिसका दाम कितना चुकता किया 1300। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कोच है पहले बल्ला खरीदता है और उसके बाद गेंद खरीदता है। ठीक है, तो बल्ला और गेंद को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो बल्ले को मान लेते हैं हम लोग, बल्ला जो है आपका, बल्ला का मूल्य जो है ये मैंने मान लिया कि 100 रुपया, जबकि गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य इक्वल टू ये आपका y रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बल्ला कितना खरीदा है, बल्ला खरीदा है ये 3, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे बल्ला का दाम और आपका गेंद का दाम। ठीक है, इन दोनों को मिला के मुझे 39 रुपये पेड करना पड़ा, लेकिन बल्ले क्या है, बल्ला जो है आपका ये 3 है और गेंद की संख्या कितनी है, ये 6 है। तो एक बल्ले का दाम 100 रुपया था, 3 बल्ले का यानी 3x, एक बल्ले का दाम y रुपया, तो आपको 6 बल्ला है तो 6y रुपया। ठीक है, और दोनों का जो मूल्य है वो आपका 3900 के बराबर है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी कि एक बल्ला तो x, और फिर से यहाँ पे जो आपका 3 गेंद है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है। यहाँ पे जो आपका होगा ये गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये 2 गेंद यहाँ पे खरीदना चाहिए था, है ना। ये आपका क्वेश्चन जो है प्रिंटेड में मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे आपका 2 गेंद होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप कि 2 गेंद, गेंद का क्या है आपका y, तो 2y इक्वल टू आपका 1300। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे x का मान निकालोगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 3x इक्वल टू लिखोगे फिलहाल कि 3900 माइनस में ये 6y। अगर आप सिर्फ x का मान निकालना चाहो यहाँ पे तो आपका 3900 माइनस का 6y और डिवाइड में आपका 3 चल रहा है यहाँ पे। ये आपकी इक्वेशन, इसको मान लो। दूसरा में क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे आप x का मान निकालोगे तो 1300 माइनस में आपका ये 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो इसका मान निकालेंगे x और y के लिए वैल्यू, इसके लिए हम लोग टेबल फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे इसका टेबल फॉर्मेट रहेगा कि x और y के लिए आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका x और दूसरा में y। तो आप वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो y के लिए अगर 0 ले लेते हो आप, y के लिए अगर आपने 0 ले लिया, यहाँ पे क्या लिया 0, 0 गुने 6 ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, और 0 में 3900 से घटाइएगा तो 3900 ही रहेगा, और 3 से जब डिवाइड लगाइएगा तो आपका 1300 आ जाएगा। जब y का मान 0 तो x का मान क्या आएगा 1300। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, जब आप यहाँ पे 100 ले सकते हो, y का मान क्या ले लो 100, जब 100 लीजिएगा तो ये आपका 600 हो जाएगा। 600 3900 में से घटेगा तो आपका 3300 बचेगा। 3300 में जब 3 से डिवाइड लगाओगे तो आपका 1100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और ले लीजिए कोई, तो आप यहाँ पे ले सकते हो 500। जब 500 लीजिएगा तो 6 पचे 30 यानी 3000 आएगा। 3000 3900 में घटेगा तो 900 बचेगा। 900 में 3 से डिवाइड लगाएंगे, ये आपका यहाँ पे 300 बचेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका ये गया x और ये गया आपका y। ठीक है, 3 वैल्यू हम लोग इसी के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे लीजिएगा 3 वैल्यू तो आप कोई सा भी ले लो। देखो यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो। अगर आप y के जगह पे 0 लोगे, यहाँ पे y के जगह पे 0, तो x पे क्या आएगा आपका 1300 आएगा। जब y के जगह पे आप 200 लोगे तो 2 दूनी 400, जब 200 लोगे तो 2 दूनी 400, 1300 में 400 गया, 900 बचेगा आपके पास। फिर जब थर्ड वैल्यू लीजिएगा, मान लीजिए आप 500 लेते हो, 500 तो 500 गुने 2 1000 रुपया, और 1300 में 1000 गया तो आपका 300 बचेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं एक छोटा सा। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्राफ है, यहाँ पे आप मान सकते हैं इसको कि ये एक्स अक्ष है, तो इसका इधर निगेटिव क्या होगा एक्स डैश, इधर आपका ऊपर वाई डैश होगा वर्टिकली, तो नीचे क्या होगा आपका वाई डैश। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू ले लो, थोड़ा सा वैल्यू लीजिएगा, तो यहाँ पे आप ले सकते हो 300 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
क्योंकि इसका जो पॉजिटिव मान है ये आपका कहाँ से स्टार्ट है देख लेते ज़रा। आपका पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 300, 900, 1300 और यहाँ पे वही समथिंग में 1300, 1100 और 300 के पास है। तो मैं क्या करता हूँ, आपका 300 से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 300। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे ये आपका 600 का होगा, ये आपका 900 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। मैं इसको 100 के डिफरेंस पे ले लेता हूँ, स्पेस है आपका अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये आपका 400 हो जाएगा, 500, 600, ये आपका 700, 800, 900, 1000 और ये आपका 1100, 1200 और एक आपका 1300 गया, ठीक है। और इस प्रकार आगे भी जा सकता है 1400, लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए, मुझे 1300 चाहिए। अब देखते हैं जो आपका वाई एक्सिस का मान है वो क्या है। वाई एक्सिस का मान क्या है, 0 है, 200 है और 500, और 0, 100 और 500 ये भी क्या आपका पॉजिटिव है। मैक्सिमम कितना है आपका 500 तक। तो आप 100 के डिफरेंस पे लोगे तो भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका ये 100 के डिफरेंस पे लेता हूँ, यानी कि 100, फिर से सेकेंड टाइम ये आपका 200, आपका यहाँ पे ये 300 आ जाएगा, ये आपका 400, यहाँ पे आपका ये 500 गया, ठीक है। आगे भी ले सकते हो, एक लेना तो ले लो 600। अब चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो वैल्यू है आपका 0, 1300 है, तो x का मान 1300, तो x पे आइए और आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 1300। तो 1300 आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका ये वाला पोर्शन 1300 तो यहाँ पे आ गया। और y के लिए क्या है 0, तो 0 तो आपका यहीं पे होगा, ये कॉमा 0 होता है जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट हुआ आपका यहीं पे एक पॉइंट आ गया, क्रिएट हो गया क्या, तो 1300, 0, ठीक है। क्योंकि हम लोग x का मान पहले लेते हैं, तो x का मान क्या है 1300, तो 1300, 0 हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, x का मान 1100 है, सेकंड का मान यहाँ पे आप 1100 ले लीजिए, ठीक है। और y के लिए क्या है आपका 100, तो 100 के लिए ये ग्राफ जाएगा आपका यहाँ पे, डेट मीन्स यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया x के लिए 1100 और y के लिए 100, ठीक है। अब चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका 300 और 500, तो x के लिए आपका 300, डेट मीन्स 300 तो आपका यहीं पे है और 500 कहाँ पे आपका यहाँ पे है, तो ये दोनों 300, 500 है ना आपका, तो 500 तो आपका यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 300 और 500, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 300 x के लिए और y के लिए 500, ये पॉइंट क्रिएट हो गया। अब चलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं, इन तीनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो आपका 1200 था ना, मुझे 1100 और 100 चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ गलती से आ गया, इसे पॉइंट को मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए था, ठीक है। मुझे यहाँ दिखा नहीं सही से, देख लेते हैं फिर से। ये आपका 1100 और 100 था, तो 1100 तो आपका यहाँ पे जाएगा और 100 के लिए ये डाटा है यहाँ पे, तो ये आके यहाँ पे आके मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये परफेक्ट इस पर बैठ गया है क्योंकि ग्राफ का हम लोग यूज़ किए हैं। तो ये आपका क्या आ गया 1100 और 100, तो 1100 और आपका 100, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, क्या था आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्राफ था 3x 6y और ये आपका 3900 का ग्राफ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 6y, 3x प्लस में 6y इक्वल टू ये 3900 का ग्राफ था। अब सेकेंड इक्वेशन का जो वैल्यू है हम लोग इसमें फिट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1300 और 0 है, क्या है आपका ये 1300 और 0, तो 1300 और 0 कहाँ पे हमारा इस ग्राफ में आएगा, तो बिल्कुल यहीं पे आएगा, यानी कि ये 1300 और 0 का भी यहीं पे आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका 200 और 900, तो 200 x का, तो 200 आपका यहाँ पे जाएगा और 900 आपका यहाँ पे, 200 900 है ना, x के लिए 900 है, y के लिए 200 है, तो x के लिए 900, तो x के लिए 900 आपका यहाँ पे जाएगा ऊपर की तरफ और y के लिए 200, तो ये आपका यहाँ पे डाटा आएगा और दोनों क्या होगा यहाँ पे आके मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब चलिए एक और वैल्यू था आपको उसको भी देख लेते हैं। ये 300 और 500 है, x के लिए 300, तो x के लिए 300 ही यहाँ पे और y के लिए 500, यानी दोनों फिर से यहाँ पे आपका ये मैच हो जाएगा।
तो वैल्यू आपका यही रहेगा 300 और 500। यानी जो सेकेंड इक्वेशन है इसी लाइन पे आके हमारा मिल गया, यानी कि यही जो इक्वेशन है ये आपका क्या होगा, x + 2y इक्वल टू 1300 का। यानी दोनों रेखाएं क्या है, एक ही रेखा पे समर्पित है। डेट मीन्स ये जो आपका आया ये आपका कैसा रेखा होगा, समपाती होगा। ठीक है, समपाती रेखा है। और दोनों समपाती रेखा के साथ साथ क्या है, ये दोनों जो समीकरण है ये दोनों समीकरण एक ही ग्राफ प्रदर्शित करती हैं, एक ही ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, और दूसरे दिन क्या हुआ कि 1 महीने बाद किस टाइम कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है आपका 300 हो जाता है। तो इस स्थिति का बीजगणित और ज्यामितीय रूप से हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेब और अंगूर का बात किया है तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 1 केजी सेब का मूल्य, या आप मान लो कि 100 रुपया होता है। ठीक है, उसी प्रकार की 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या होगा आपका, या मान लो y रुपया। ठीक है, अब जब इसका हम निकालेंगे बीजीय व्यंजक तो देखिए यहाँ पे कि 1 किलो के लिए तो 100 रुपया होता है, तो 100 रुपया, लेकिन हमें क्या कहा है 2 किलो सेब का, तो 1 किलो सेब का 100 रुपया, तो 2 किलो सेब के लिए 2 100 रुपया। साथ ही साथ 1 किलो अंगूर के लिए, तो 1 किलो अंगूर के लिए क्या है आपका y रुपया, तो y लिख लीजिए। ठीक है, और क्या कहा हमसे कि दोनों को लिए 160 रुपये हमें देना पड़ता है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 160 रुपये। इसे मान लो समीकरण 1। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि किसी दिन और जब महंगाई बढ़ा होगा या फिर घटा होगा तो क्या होता है कि 4 किलो सेब के लिए, तो 1 किलो सेब के लिए 100 रुपया आया, तो 4 किलो सेब के लिए क्या होगा, 4 100 रुपया हो जाएगा। और 2 किलो अंगूर लेता है तो अंगूर के लिए क्या है आपका, अंगूर के लिए आपका है y रुपया, लेकिन जब 2 किलो लेता है तो आपका 2y रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है 300 का, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 300 रुपये। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। जब इसके लिए आप x का मान निकालोगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन कीजिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 160 माइनस का y। डेट मीन्स x के लिए क्या हो जाएगा आपका 160 माइनस का y, और y में 2 हो जाएगा। अब इसके लिए निकालिएगा आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 4x, तो 4x इक्वल टू 300 और माइनस का ये 2y हो जाएगा यहाँ पे। अब x के वैल्यू जो होगा आपका, x का वैल्यू क्या होगा, ये 300 माइनस का 2y इक्वल टू y में 4 हो जाएगा, इक्वल टू नहीं y में 4। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमारे ये टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये आपका x है और ये आपका y है, तो y के लिए जब आप यहाँ पर कुछ फिट करोगे तो क्या रखते हैं हम लोग मान के चलते हैं कि 60 हम लोग ने रखा y का मान। जब y का मान 60 तो 160 में से 60 गया, बचेगा क्या 100 बाई 2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को फिट करते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं क्या आपका 80। तो जब 80 लीजिएगा y के जगह पे, जब आपने 80 पुट किया तो क्या होगा आपका 160 में से 80 गया, 80 बचेगा, 80 बटे 2 ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप ले सकते हो, मान लीजिए 40 लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40। तो जब आप यहाँ पे 40 लीजिएगा तो 40 का मतलब 160 में से 40 गया, क्या होगा आपके पास 120, और 120 बटे 2 तो आपका यहाँ पे 60 बचेगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में कुछ इस तरह से वैल्यू लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिए 60। ठीक है, क्या लिए 60, तो 60 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 गुने 2 120, और 120 आएगा, 120 में से अगर आप 300 में 120 घटाओगे तो आपके पास 180, और 180 बटे 4 हो जाएगा 45। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं कि कोई ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं जो 0 पे आके फिनिश हो जाए। ठीक है, 5 उस पर नहीं जाए, 0 पे फिनिश हो जाए। देखते हैं कौन कौन सा मान आपका आता है। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसका वैल्यू, ये आपका x, ये आपका y। जब y के जगह पे 60 पुट कीजिएगा तो आपका वही वैल्यू आएगा 45 के समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, 120 में से 300 में 120 गया, अब क्या बचेगा आपके पास 180 बटे 4 45। जब आप यहाँ पे 80 पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुने
80 तो 160, 300 में से 160 गया, बचेगा क्या आपका 140, 140 बटे 4 कीजिएगा तो आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40 पुट कीजिएगा, 2 गुने 40 80 आएगा। 300 में से 80 गया, या बचेगा आपका 200, या आपके यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, जब डिवाइड लगेगा तो आपके पास आएगा क्या 45। अब ये जो डाटा मेरे पास आया, बस इसी का हमें ग्राफ खींचना है, तो चलिए ग्राफ खींचते हैं हम इसका। हम इसका ग्राफ खींच लिया है। अब इसका जो है वैल्यू फिट करेंगे। वैल्यू फिट करने से पहले जो इसका नाम है, मतलब कि डिफरेंस है 50 का 40 का, वो पहले रख लेते हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे रखना है। देखिएगा आपका ये मिनिमम क्या है आपका 35 है 45, और मैक्सिमम क्या है आपका 60 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 35 से ही लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शख्स का जो मान है आपका 35 से फिट करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लेंगे हम लोग 35 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 40, और इस तरह से हम लोग फिट कर लेते हैं। पहले एक्सिस पे इसका हम लोगों ने वैल्यू क्या क्या रख दिया है। अब इसका जो है ना हम लोग कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। तो एक्स का क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 50 है, और वाई का 60 है। तो 50 और 60 कहाँ जाएगा देख लीजिए जरा आप। तो एक्स के लिए 50 तो आपका 50 यहाँ पे है, और वाई के लिए 60, डेट मीन्स 60 आपका यहाँ पे है। यानी कि ये दोनों मिलके आपका 50 और 60 आपका इस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 50, 60। ओके, अब चलिए सेकेंड आपका क्या है 40 और 80 है। सेकेंड आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 40 और 80। तो 40 और 80 कीजिएगा, तो x के लिए 40 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 40, और 80 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, यानी कि ये और ये आपका मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 40 और 80, ये आपका 40 कॉमा में 80। ठीक है, एक लास्ट वन आपका है 60 और 40। तो 60 यहाँ पे x के लिए, और y के लिए 40 है, तो y के लिए 40। तो ये आपका यहाँ पे आके मैच करेगा। ठीक है, क्या होगा आपका 60, 40। ये आपका क्या चीज़ का आया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए आया। तो इसका हम लोग क्या करते हैं एक लाइन मिला लेते हैं तीनों बिंदुओं को लेके। इसका हमने लाइन मिला लिया है। ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्या चीज़ का था जरा उसे भी देख लेते हैं। उसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 60। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया ये आपका क्या चीज़ का आया 2x + y = 160। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइनअप आ गया। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं सेट करके। देखिए आपका क्या है सेकंड इक्वेशन का, ये आपका है 45 और 60। तो 45 x के लिए है, तो 45 आपका यहाँ पे और 60 आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आकर मैच करेगा, ये आपका 45 यहाँ पे और 60 यहाँ पे, यानी इस कोऑर्डिनेट पे आपका मैच कर गया। ये क्या होगा आपका 45, कॉमा में 60, 45, 60 हो गया। सेकेंड देखिए क्या आपका 35, 80 है, तो 35 आपका यहाँ पे और 80 आपका यहाँ पे, डेट मीन्स ये कोऑर्डिनेट आपका मैच करेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 35, कॉमा में 80। ठीक है, लास्ट वन आपका है 45 और 40। तो 45 x के लिए, तो 45 x के लिए यहाँ पे, और y के लिए क्या है आपका 40, तो y के लिए 40 आपका यहाँ पे, डेट मीन्स ये आपका y के लिए 40 है और x के लिए 45। ये कुछ मान यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए था ये आपका 55 आना चाहिए था। ठीक है, 55 मिस्टेकली लिखा गया है। अब इसे हम लोग सुधार लिए हैं। अब चलते हैं नीचे यहाँ पे। अब 45 आपका है, सॉरी 55 और 40 का है, तो 55 आपका यहाँ पे और 40 y के लिए यहाँ पे, यानी ये दोनों जब मैच होगा तो आपके यहाँ पे आएगा। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, ये बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं एक लाइन पे दोबारा। एक लाइन लेते हैं और ये बिंदुओं को मिला लेते हैं तीनों बिंदुओं को। ठीक है, ये देखिए आपका मिल गया यहाँ पे। आप देखिएगा कि जब तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो एक लाइन और गया था फर्स्ट इक्वेशन का, ये दोनों लाइनअप क्या हुआ आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, यानी दोनों समीकरण का ग्राफ जो है समांतर है। समांतर होने का मतलब ये है कि इसका हल नहीं निकाला जा सकता, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। ओके, ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। थैंक्स।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।